तो यहाँ पर जो डिवीजन मांगने के बाद जो नंबर्स निकल कर आएंगे कमोबेश वही नंबर होंगे फाइनल वोटिंग के भी। और थोड़े से कहा जा सकता है कि अभी जैसे स्लिप के बाद जो नंबर्स आएंगे फाइनल वोटिंग के आसपास वही रहना है, उसमें कोई परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं आएगा। और क्योंकि ये त्रिची सेवा का अमेंडमेंट था तो इस अमेंडमेंट को लेकर है, हालांकि इसके पहले के इतने सारे अमेंडमेंट थे उनमें से सबने मूव तो किया लेकिन किसी ने डिवीजन की मांग नहीं की थी। इस बार त्रिची सेवा जो कि डीएमके के सांसद हैं उन्होंने डिवीजन की मांग की है और नंबर्स में तो सीधे सीधे नजर आ रहा है कि हम उसमें पिछड़ चुके हैं। लेकिन हालांकि फाइनल आंकड़ा तब आएगा जब एक बार स्लिप के आधार पर भी वोटिंग का नंबर आ जाए। और इसमें बहुत सारे सांसद तकनीकी तौर पे उस रूप में कंफर्टेबल नहीं होते। हालांकि ये बहुत इजी प्रक्रिया है। महासचिव जो कि राज्यसभा के महासचिव हैं वो बता भी रहे थे कि हाँ किस तरीके से आपको करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से आप अपना बदलाव भी कर सकते हैं। बावजूद इसके कुछ सांसद उस रूप में तकनीकी कह सकें कि एक कंफर्ट पोजीशन में अपने आप को नहीं पाते, जिसके चलते ऐसी चीजें होती हैं। थोड़ी देर के अंदर वो नंबर्स भी मिल जाएगा और फाइनल नंबर उसी के इर्द गिर्द रह रहा है। बिल्कुल फाइनल नंबर का इंतजार सबको है। अभी संशोधन पर लगातार वोटिंग जो है चल रही है। अधिकतर संशोधन ध्वनि मत से ही गिर रहे थे या फिर पास हुए, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि विपक्ष के सारे ही संशोधन अभी तक गिरते चले आए हैं। जैसे कि नंबर उनके हक में नहीं है सदन के भीतर, ना तो लोकसभा में थे ना राज्यसभा में है। अब डिवीजन मांगा गया है एक संशोधन पर, तो उसके बाद वोटिंग हुई है और करेक्शन स्लिप्स जो हैं वो दी जा रही हैं। स्लिप्स की काउंटिंग के बाद फाइनल टैली जो निकल कर आएगी, देवेंद्र जैसा बता रहे हैं कि वही टैली जो है मोर और लेस फाइनल जब वोटिंग होगी बिल पर वही रहने वाली है। और कंफर्टेबल यहाँ पर स्थिति जो है वो सत्तारूढ़ दल की नजर आ रही है। तो वक्फ बिल पास होना अब औपचारिकता भर यहाँ पर रह गई है। देवेंद्र, वक्फ बिल पास होना तो औपचारिकता भर है, लेकिन जिस तरह से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश वक्फ बिल पेश होने से पहले ही लगातार की जा रही थी कि मुसलमानों के विरोध में है, मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी के विरोध में है, उनसे ज़मीन छीन ली जाएंगी। सरकार ने भरसक कोशिश तो की है, हर माध्यम से कम्युनिकेट करने की, लगातार डिटेल डॉक्यूमेंटेशन भी जारी किए हैं, लेकिन एक लंबी लड़ाई होने वाली है। नहीं, ऐसा वो तब होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और खासतौर पर अगले 3 महीने इसमें बहुत क्रूशियल रहेंगे कि किस प्रकार से जनता के भीतर अगर कोई नैरेटिव अगेंस्ट में खड़ा करने की कोशिश की जाती है तो कैसे उन्हें समझाया जाए, उन्हें ये बताया जाए कि एक्चुअली तो ये उनके फायदे के लिए है। जैसे सीए के समय की जो स्थिति थी वो सबने देखा और बार बार सरकार के द्वारा भी इस बात को कहा गया। कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था, आज संसदीय कार्य मंत्री और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया कि किस प्रकार से सीए को लेकर भ्रम फैलाया गया था और एक भी मुस्लिम को ये आके बताया कि उनकी नागरिकता छीन ली गई हो अगर तो, लेकिन ये डर उन्हें बार बार दिखाया गया था। तो ऐसी तस्वीर दोबारा सामने न आया। और एक चीज नजर आ रहा है कि सरकार ऐसे मसले पे जब आगे बढ़ रही है, जैसे इस केस में वक्फ के मामले में हमने देखा कि बहुत एक्सटेंसिव बातचीत की गई और जेपीसी ने सिर्फ दिल्ली में रह के नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में जाके वहां भी स्टेक होल्डर से बातचीत की थी। तो उस तरह का अप्रोच सरकार का ज्यादा नजर आ रहा है। और यही चीज नजर आ रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेके भी जो कमेटी बनाई गई है, न सिर्फ कमेटी अपना काम कर रही है बल्कि कमेटी के पैरेलल बीजेपी का संगठन अलग अलग समूह के साथ जुड़ के इस काम को कर रहा है और बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी इस काम को कर रहे हैं। बहुत सारे सेमिनार हो रहे हैं, यूथ के बीच बात हो रही है, सीनियर्स के बीच बातचीत हो रही है। तो एक कोशिश ये किया जा रहा है कि जनमानस तैयार हो और वो अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि सरकार को मालूम है कि कृषि कानून पे ऐसा नहीं करना कितना मुश्किल रहा था, कितना भारी रहा कि एक ऐसा कानून जो कि देश के कृषि हालात को सुधारने के मकसद से लाया गया था, किन प्रकार की परिस्थितियों में उससे कदम पीछे खींचने पड़े थे। अब वैसी गलती सरकार की तरफ से नहीं दोहराई जाती है और वहां पर लगातार ये कोशिश होती है कि कानून बन रहा है, कानून बन जाए वो ठीक है, लेकिन साथ साथ पैरेलल सिस्टम के मार्फत कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाई जाए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी काम किया जाए। बहुत सारे फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन के तौर पे वक्फ से संबंधित पैटर्न तैयार किए गए थे और हर लेवल पे हर राज्य में लगभग उसको भेजा गया है, वहाँ जनता के बीच किया जा उसको स्प्रेड किया जा रहा है। और देखा भी जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि सब लोग ही विरोध कर रहे हैं, और बहुत सारी बड़ी आबादी है जो कि उस बात को समझ भी रही है। मुस्लिम की बड़ी आबादी है जो कि इस बात को समझ रही है कि हाँ, ये तो एक प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवस्था है जो कि ज्यादा ट्रांसपेरेंट, ज्यादा इफिशिएंट बनाने के मकसद से किया जा रहा है, ना कि धार्मिक मामलों में कोई छेड़छाड़। बिल्कुल देवेंद्र, शायद अब सीए के बाद भी जब सब मुसलमानों ने देखा होगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, किसी की नागरिकता नहीं गई है, ये बिल नागरिकता छीनने के लिए या किसी को किसी काल्पनिक डिटेंशन सेंटर में भेजने के लिए नहीं था, तो अब शायद मुस्लिम भी अवेयर हो रहे हैं और इस बात को वो भी नहीं नकार सकते हैं कि वक्फ की संपत्ति
बीते 10 सालों में लगातार बढ़ती चली गई, खासतौर से 2013 के अमेंडमेंट के बाद लगातार बढ़ती चली गई, लेकिन उसकी कमाई लगातार घटती चली गई। और सच्चर कमेटी जो इस सरकार की नहीं, पहली सरकारों के दौरान गठन हुई, उसने भी इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था। के पास में पूरा नंबर है। जी हाँ, बिल्कुल 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उसने भी ऑब्जेक्शन किया था। और सबसे दिलचस्प चीज जो कि आज भी राज्यसभा में जब मनोज झा इस बात को लेकर, संजय झा ने पहले जो कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बयान का हवाला दिया। मनोज झा जो कि आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने अपोज किया, तो गृहमंत्री अमित शाह ने खड़ा होकर बार बार इस बात को पूछा कि क्या उन्होंने कहा था या नहीं, क्योंकि लोकसभा की कार्यवाही में जो बयान दर्ज है उसी बयान को रिपीट किया गया था। और लालू प्रसाद का वो बयान तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी उपलब्ध है और लगातार वो घुमाया जा रहा है। मतलब जो अपोजिशन के सांसद आज विरोध कर रहे हैं वो भी दबे जुबान में इस बात को मानते ही रहते। और लालू प्रसाद यादव ने तब दबे जुबान कहा, वो तो हाउस में बकायदा इस बात को उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से पटना के डापांगला चौराहे तक पे अवैध कब्जा कर लिया गया है और वक्त के द्वारा ये सारी चीजें हो रही हैं। तो वो बात तो किसी को भी समझ में आती है। हाँ, क्योंकि पॉलिटिकल कंपल्सन में या पॉलिटिकल कन्वीनियंस के आधार पे अगर वैसी पोजीशनिंग सूट नहीं होती तो फिर दल अपने हिसाब से दूसरी पोजीशनिंग कर लेते हैं। अन्यथा अपोजिशन के भी बहुत सारे सांसदों से जब बातचीत कीजिए तो ऑफ रिकॉर्ड वो इस बात को मानते हैं कि हाँ, इस प्रकार की सुधार की जरूरत है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि कतई ऐसे समाज के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती हैं। और जिस प्रकार के अधिकार दिए गए थे 2013 के बाद, वो अधिकार तो कतई जायज नहीं ठहराए जा सकते और उसमें ऐसे सुधारों की जरूरत थी और वो सुधार किए जा रहे हैं संशोधन के द्वारा। पॉलिटिकल कंपल्सन क्योंकि होता है तो फिर जब हाउस में वो वोटिंग या बयानों की बात होती है तो उन सांसदों की अपनी मजबूरी होती है कि वो दलीय मर्यादा से बंधे रहें। लेकिन अंदर खाने उन्हें पता है और शायद यही वजह है कि विरोध का जो तीखापन नजर आना चाहिए था दोनों ही हाउस में, वो तीखापन नजर नहीं आया अपोजिशन के सांसदों के द्वारा भी। बिल्कुल। और यहाँ पर सत्ता पक्ष का होमवर्क भी जिस तरह से था कि एक एक पॉइंट को लेकर वो जिस तरह से सधे हुए तरीके से बात कर रहे थे और तुरंत जो है उसकी सफाई भी पेश की जा रही थी पूरे तर्क और डेटा के साथ, तो कहीं ना कहीं जितना अपफ्रंट और जितनी तैयारी के साथ सरकार नजर आ रही थी, जितनी क्लैरिटी के साथ, वो पॉइंट बाय पॉइंट, जिसे कहते हैं ना कि तर्क के साथ आप पॉइंट बाय पॉइंट अगर ऑब्जेक्ट करें तो समझ में आता है कि आपके तर्क में दम है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। लेकिन देवेंद्र, यहां पर एक और जो बड़ा मुद्दा है, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा महिलाओं के हक और हुकूक की बात करते आए हैं। 3 तलाक को लेकर चाहे कितना भी विरोध झेलना पड़ा, उसके बावजूद भी वो उसको लेकर डटे रहे थे और महिलाओं ने भी रिवर्ट में काफी अप्रिशिएट किया था। और यहां पर भी औलाद अल वक्फ जो है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होता था तो वो महिलाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी ना मिलने का होता था। तो ऐसा लगता है कि अगर ये जब अब तो औपचारिकता ही रह गई है, जब ये बिल पास होगा तो महिलाओं का तबका, मुस्लिम महिलाओं का, वो एक बार फिर से खुश होगा सरकार से। मुझे नियम पता है, आप लोगों को भी पता है। और बिल्कुल पिनाज, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो एक टारगेट ऑडियंस जरूर रहा है नरेंद्र मोदी सरकार का और उनके विजन के तहत उसमें एक टारगेट ऑडियंस के तौर पर रहा है कि मुसलमानों के उस सेक्शन में क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तो वहां पर उनकी बेहतरी के लिए काम करना जरूरी है। संभव है कि अगर बेहतरी के लिए और ज़्यादा काम हो तो फिर वोट के तौर पर वो डिविडेंड भी मिले, लेकिन अगर ये नहीं भी मिल रहा है, जैसा कि पीएम मोदी ने अपनी अलग अलग बैठकों में बार बार इस बात को कहा था कि तो भी आपको उस कम्युनिटी के लिए काम करना है। अपने लोगों को उन्होंने इस बात को कहा था, सभी सांसदों को इस बात की सख्त हिदायत दी थी कि जब आप फैसले करें तो वहां पर उन फैसलों में कहीं से भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मुस्लिम महिलाओं के अंदर की जो स्थिति है, जैसे ट्रिपल तलाक को लेके पुरुषों के द्वारा, मुस्लिम पुरुषों के द्वारा कितना ज्यादा अपोज हुआ था, बहुत सारे कट्टरपंथी जो मौलाना थे उन्होंने बहुत मुखालफत की थी, बावजूद उसके उन्होंने तय किया और उस बात पे वो आगे बढ़े और नतीजा ये रहा कि वो कानून के शक्ल अख्तियार कर सका। हालांकि इसमें बहुत दिलचस्प ये रहेगी कि हाउस में तब भी जब ट्रिपल तलाक से संबंधित बिल देवेंद्र, रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है, जरा सुन लेते हैं संशोधन पर। Amendment number. Sir, this is the moral defeat. This is the moral defeat. Amendment number 145 is negative. Negative. I shall now put clause 10 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 10 is adopted. Clause 11 stands part of the bill. There are 5 amendments. 26 to 28, A.A. Rahim, Dr. John Britas, Dr. V. Sivdasan. Are you moving? Sir, I am moving the amendments. Number 57, Shri Santosh Kumar P, Shri P.P. Sunil. I move. Number 146 by Shri Tiruchi Shiva. I move, sir. Amendment moves. I shall first put amendments moved by Shri A. Rahim, Dr. John Britas, Dr. V. Sivdasan to vote. All together. सर हमने तो पहले गुजारिश की थी कि एक साथ ही ले लो. Now you can take. Honorable members, amendments to clause 11 are taken together. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it. The amendments are negatived. I shall now put clause 11 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it, the ayes have it. Clause 11 is adopted. Clause 12 stands part of the bill. There are 22 amendments. Do we take all 22 together? Let me get sense of the house. Well, on this point also there is heavy division. Number 29 to 37 by Shri A. Rahim, Dr. John Britas, Dr. V. Sivdasan moving. Sir, I am moving the amendment, sir. 58 Shri Santosh Kumar P, Shri P.P. Sunil moving. Yes, I move. 67 by Shri Manoj Kumar Jha. Moving, sir. 85 and 86 Dr. Fozia Khan. Yes, sir, moving.